हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम फिर से प्रेजेंट है एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ डिप्रेशन, नई प्रॉपर्टी के साथ, दैट इज़ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इससे पहले हमने स्टडी कर चुके हैं बच्चों RLVP एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड बोथ दीज प्रॉपर्टीज़ आर डिपेंड्स ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बच्चों, ठीक है ना। वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड है, ये भी प्रॉपर्टी हमारे पास वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड है, और प्रीवियस जो दो प्रॉपर्टी हम स्टडी कर चुके हैं वो भी हमारे पास वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड थी बच्चों, ठीक है ना। यानी कि जैसे ही आपका मान लो कि वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है तो RLVP के ऊपर डिपेंड था वेपर प्रेशर, इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा वेपर प्रेशर तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। उसे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। आज की जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड अपॉन वेपर प्रेशर एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ना, जिसके ऊपर मान लो सब्सटेंस फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है तो वो टेम्परेचर लो हो जाता है, जैसे आप उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना। जैसे आप कोई सॉल्यूशन बनाओगे सॉल्वेंट से तो प्योर सॉल्वेंट का जो है ना वो आपका तो जल्दी फ्रीज हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका हायर टेम्परेचर पर फ्रीज होता है, और जैसे आपने उसका सॉल्यूशन बना दिया तो लोअर टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज होगा, ठीक है ना। यानी और आपको थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा तब जाके फ्रीज होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो आपके पास टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि हमारे पास नॉर्मल वाटर है बच्चों, एग्जांपल देता हूँ आपको कि नॉर्मल वाटर जो है ना वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, पर जैसे सी वाटर है तो सी वाटर है ना इतना जल्दी फ्रीज नहीं होता है बच्चों, क्योंकि उसके अंदर साल्ट्स होते हैं और साल्ट की वजह से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डाउन चला जाता है, उस वजह से वो उस टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज नहीं होगा जिस पर हमारा जो प्योर वाटर है वो फ्रीज होता है, ठीक है ना। तो चलिए जो स्टार्ट करते हैं हम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा TF। और ये फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है बच्चों, ए टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर हमारे पास लिक्विड फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म का जो वेपर है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होता है बच्चों। लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म जो है ना ये हमारे पास क्या होंगी, इक्विलिब्रियम में होंगी, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में होंगी बच्चों। यानी कि जितना लिक्विड से सॉलिड बन रहा है उतना ही सॉलिड से लिक्विड बन रहा है बच्चों। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी कि जिसके ऊपर सब्सटेंस हमारा सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है, तो स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि लिक्विड और सॉलिड आपस में इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे, और उनका वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, सेम होगा, ठीक है ना। वेपर प्रेशर, ये भी डेफिनेशन दे सकते हो, वेपर प्रेशर होगा बच्चों सेम, ठीक है। यानी कि जब वेपर प्रेशर लिक्विड और सॉलिड का सेम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो या तो ये डेफिनेशन दे दो कि ए टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस बिकम्स इक्वल, ठीक है ना। तो या फिर आप ये दे सकते हो कि ए टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, फ्रीज करना बच्चों, ठीक है। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चों, जैसे कि हमारे पास आपने स्टडी किया कि सॉलिड का भी हमारे पास वेपर होगा, तो सॉलिड का और लिक्विड का वेपर हमारे पास इक्वल आ जाता है। वेपर प्रेशर क्या आ जाए बच्चों, इक्वल आ जाए, तो आप बोलोगे इसको कि ये टेम्परेचर हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है। तो क्या सॉलिड के भी कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सॉलिड के भी वेपर होते हैं बच्चों। तो सॉलिड जो हमारे पास वोलेटाइल होते हैं ना, वोलेटाइल सॉलिड जो होते हैं उनके वेपर होते हैं बच्चों, ठीक है ना। बाकी जो नॉन वोलेटाइल होते हैं ना, सारे सब्सटेंस एक जैसे नहीं होते हैं, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल में इनको डिवाइड किया गया है। तो जो नॉन वोलेटाइल होते हैं वो वेपर नहीं बनाते हैं बच्चों, सॉलिड फॉर्म में चाहे लिक्विड फॉर्म में। बट अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस वोलेटाइल है जैसे कि वाटर है, तो वाटर की आइस भी बना दोगे ना, जितना टेम्परेचर घटाओगे ना वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, पर होगा जरूर, ठीक है ना। जैसे कि लिक्विड हमारे पास है वाटर और एक हमारे पास आइस बन गया, तो आइस के भी वेपर होते हैं और लिक्विड के भी वेपर होंगे। जब दोनों के बराबर होंगे तो हमारे पास वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, वो स्टार्ट होगा सॉलिडिफाई होना, ठीक है ना। आइस बननी स्टार्ट होगी उस टाइम, और जब आप और लो टेम्परेचर लेके चले जाओगे तो आपके पास आइस जो है ना वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा फ्रीज हो जाएगा वाटर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, अभी जितना टेम्परेचर आप लो करते हैं ना उतने वेपर प्रेशर डिक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। बट अगर सब्सटेंस आपका वोलेटाइल है तो वो आपका वेपर बनाएगा बच्चों, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास सॉलिड CO2 होती है, तो CO2 हमारे पास क्या है, गैस है, गैस के तो वेपर होते हैं, ठीक है ना। तो सॉलिड जैसे आप CO2 को सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो ये हमारे पास डायरेक्टली वेपर के अंदर कन्वर्ट होती है बच्चों। ये सॉलिड है मान लो CO2, तो जैसे ही आप इसको लो प्रेशर के ऊपर लेके आओगे तो इसके वेपर बनने स्टार्ट होंगे, ठीक है। हायर टेम्परेचर पे जैसे ये जाएगा तो सीधा आपका वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा सॉलिड CO2, ठीक है ना, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बच्चों, जो हमारे सब्सटेंस वोलेटाइल हैं उनके वेपर बनते हैं। तो चलिए हम स्टडी करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज हो जाना, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पूरी प्रॉपर्टी को, कि डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन, ठीक है ना,
सॉल्यूशन। जैसे आपने प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाया बच्चों, ठीक है ना, सॉल्वेंट प्योर था, वाटर मान लो, ठीक है ना, वाटर आपके पास सॉल्वेंट प्योर था उस टाइम, तो उसका वेपर प्रेशर जो है ना, इसमें हमारे पास वेपर प्रेशर ज़्यादा था बच्चों, और क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट हाई था इसका, ठीक है ना, अकेले का फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, हाई। सपोज दैट कि हमारे पास वाटर जो है ना इसका 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज होता है। तो जैसे ही आपने सॉल्वेंट वाटर के अंदर कुछ साल्ट वगैरह ऐड कर दिए, सॉल्ट प्लस में आपने सॉल्वेंट कर दिया, वाटर कर दिया, तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन बन गया ना। तो जैसे सी वाटर होता है, मैंने आपको बताया कि सी वाटर होता है वो एक सॉल्यूशन है बच्चों, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन है तो इसका अब जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो लो हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास -10 डिग्री सेल्सियस मान लो, या फिर जितना आप ज़्यादा ऐड करोगे ना इसके अंदर ये सोल्यूट, आप जितना साल्ट जितना ज़्यादा ऐड करोगे उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है ना। सपोज दैट कि -2 था पहले, थोड़ा ऐड किया आपने तो -2 हो गया, फिर -3 हो गया, ज़्यादा ऐड करने से -5, और काफ़ी ज़्यादा आपने ऐड कर दिया तो -10 हो गया, -20 भी हो सकता है, -30 भी हो सकता है, ठीक है ना। जितनी ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि सोल्यूट आपने कितना ऐड किया, क्योंकि ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है ना, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि आपने सोल्यूट जो है साल्ट ऐड किया है या शुगर ऐड किया है, ठीक है ना। बट आपने ऐड कितना किया है उतना ही ज़्यादा डिक्रीज होता जाएगा। तो इन दोनों के बीच में तो डिफरेंस आएगा ना बच्चों, ठीक है ना, सॉल्वेंट के और सॉल्यूशन बनने के बाद जो सॉल्वेंट आया आपका, उनके बीच में तो डिफरेंस आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट जो पॉइंट है वो डिक्रीज हुआ, ठीक है ना। चलिए बच्चों ग्राफ से समझते हैं इसको। तो 0 डिग्री आई है टेम्परेचर बच्चों, और माइनस में चला गया तो वो लो हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि वेपर प्रेशर मान लेते हैं, जितना आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे ना वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, और ये हमारे पास टेम्परेचर है बच्चों। तो सबसे पहले हम प्योर सॉल्वेंट को फ्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, जैसे आप इसको हीट करोगे इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना, वेपर कम होते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी सॉलिड फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, और ये हमारे पास सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो आपने इसको सॉलिडिफाई यहाँ से स्टार्ट हो गया ये सॉलिड बनना, और इसके बाद आप फर्दर इसको और ज़्यादा मान लो कि टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका सॉलिड काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट, और ये हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट है, ठीक है ना, लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ है। और इस पॉइंट के ऊपर आकर के हमारे पास सॉलिड और लिक्विड ये दोनों क्या आ जाएंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएंगे, सॉलिड लिक्विड, ठीक है ना। यहाँ से सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। पर जैसे ही आपने सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर कम रहेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है ना, जैसे ही आपने ऐड किया तो ऑलरेडी उस टेम्परेचर के ऊपर भी सॉल्वेंट से कम ही बनाएगा, चाहे कोई भी टेम्परेचर आप ले लो। तो कहीं से भी आप ग्राफ स्टार्ट कर लो, सॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो नीचे ही रहेगा वेपर प्रेशर में, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन को जैसे ही आपने फ्रीज करना स्टार्ट किया तो ये हमारे पास जो है थोड़ा सा और लो टेम्परेचर आपको करना पड़ेगा, यानी कि जिस टेम्परेचर पे आपका सॉल्वेंट जो है ना वो सॉलिडिफाई हो रहा था ना, उसी के ऊपर जो है ना हमारे उसी की लाइन में हमारे पास सॉल्यूशन फ्रीज नहीं होगा, थोड़ा सा और आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट से अकेले से तो वैसे ही कम होता है, और जैसे जैसे आप इसको मान लो कि टेम्परेचर लो करोगे तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो भी कम होता जाएगा। बट ये फ्रीज होगा थोड़ा सा लो टेम्परेचर पे जाकर के, जहाँ पे सॉल्वेंट फ्रीज हुआ था ना उसी पॉइंट के ऊपर हमारे पास ये फ्रीज नहीं होगा। तो देखो अब इस टेम्परेचर पे आते आते तो हमारे पास सॉल्वेंट तो पूरा सॉलिड बन चुका है, पर ये हमारे पास सॉल्यूशन जो वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन का लाइन है। तो सॉल्यूशन जो है ना वो तो हमारा स्टार्ट हुआ है अभी इस पॉइंट से, ठीक है ना। सॉल्यूशन जो है ये सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हुआ है, बट हमारे पास इस पॉइंट तक आते आते सॉल्वेंट जो है ना वो तो पूरा सॉलिड बन जाएगा, ठीक है, पर ये स्टार्ट होगा। तो ये इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन जो है ना उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर है सॉल्वेंट, इसका हमने मान लिया TF0, ठीक है। और ये हमारे पास TF0 टेम्परेचर है, TF0 टेम्परेचर है बच्चों, यहाँ नहीं लिखना, ठीक है ना, टेम्परेचर वाली लाइन के ऊपर लिखना आपको। तो TF0 इसका हो गया प्योर सॉल्वेंट का, और सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, TF हो जाएगा बच्चों। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं डेल्टा TF, ठीक है ना। तो डेल्टा TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर आएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF ज़्यादा, TF0 ज़्यादा है, TF कम है, तो TF0 माइनस है, TF0 माइनस TF हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये इसकी एक्सप्रेशन हो जाती है। अब ये जो हमारे पास डेल्टा TF है ये भी तो वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, कि जितना कम हुआ वेपर प्रेशर उतना ही आपके पास ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको फ्रीज करने में ज़्यादा लो टेम्परेचर आपको करना पड़ेगा। ये आप जो है ना घर पे भी एक्टिविटी करके देख सकते हो कि एक तो आपने ना ये फ्रीज के अंदर नॉर्मल प्योर वाटर लेना है, और एक आपके पास जो है ना उसके अंदर साल्ट ऐड कर देना थोड़ा सा, और दोनों को फ्रीज के अंदर आपके जो है फ्रीजिंग वाले बॉक्स में रख देना है, ठीक है ना। तो वाटर जो आपका प्योर वाटर ना वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा, और जो नमक वाला पानी है वो फ्रीज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, जल्दी से फ्रीज नहीं होगा, और लो टेम्परेचर आपको करना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस आप घर पे भी देख सकते हो, ठीक है। डेल्टा TF है प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वेपर प्रेशर,
और इसका मतलब वेपर प्रेशर जो हमारा है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर हमारे पास ये डेल्टा टी एफ भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा टी एफ जो है ना ये भी हमारे पास जो है उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के बी माना था हमने, तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। और इस तरह जो है ना इसका डेल्टा टी एफ जो है ना ये प्रोपोर्शनल आ जाता है मोलालिटी के, ठीक है ना, मोलालिटी के प्रोपोर्शनल आ गया। और जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे आप डेल्टा टी एफ जो है ना ये इक्वल आ जाता है के एफ, ये होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है ना, डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ इंटू एम, और ये हमारी इसकी एक्सप्रेशन बन जाती है के एफ इंटू एम। चलिए बच्चों इसको एक्सप्रेशन को स्टडी कर लेते हैं एक बार। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। अब के एफ जो है बच्चों ये हमारे पास होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, या फिर इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना। इस प्रीवियस वीडियो के अंदर बच्चों मैंने थोड़ा सा ये आपका जो है यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी कि जो आपके पास एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, उसको हमने क्या बोल दिया था, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोल दिया था। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आता है। और जो हमारे पास के बी था ना, के बी था हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसमें हमारे पास के बी का नेम होता है बच्चों एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है करेक्शन कर लेना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है और ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, दोनों ही नेम है इसके, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और इस प्रॉपर्टी को क्रायोस्कोपी बोलते हैं बच्चों, क्रायोस्कोपी, ठीक है ना। तो डेल्टा टी एफ जो है ना इसके इक्वल आ जाता है। अब हम निकालते हैं ये हमारे पास के एफ जो है ना, कि एफ किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा टी एफ के बराबर आ जाएगा इफ़ एम इज इक्वल टू 1। अगर आप मोलरिटी को 1 पुट कर देते हो, यानी मोलरिटी 1 होने का मतलब है 1 मोल सोल्यूट है आपका, 1 मोल सोल्यूट है, और किस में, पर केजी ऑफ द सोलवेंट में, पर केजी ऑफ सोलवेंट, ये मोलरिटी की डेफिनेशन होती है बच्चों। 1 मोल सोल्यूट जो है पर केजी आपके सोलवेंट के अंदर है तो हमारे पास मोलरिटी 1 हो जाती है। और इसमें हमारे पास मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, ये हमारे पास डेल्टा टी एफ के इक्वल आ जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास के एफ के बारे में होगा। के एफ बच्चों जितना हमारे पास के एफ जो है ना ये क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर जो हमारे पास लिक्विड है ना, पर्टिकुलर लिक्विड है, तो वो दूसरे लिक्विड से, सेकंड लिक्विड हमारे पास सेकंड लिक्विड है, उनकी दोनों की कंपैरिजन के एफ बताता है बच्चों, ठीक है ना। कि एक लिक्विड है जो, तो हम दोनों के अंदर ही मान सपोज दैट कि 1 ग्राम इनिशियल ऐड करते हैं, तो 1 ग्राम से इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा डिक्रीज़ होगा या इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा डिक्रीज़ होगा, ये दोनों की कंपैरिजन करता है वो के एफ के, यानी कि लिक्विड के नेचर के हिसाब से हमारे पास कांस्टेंट ये आपका लिक्विड का नेचर बताता है, ठीक है ना। कुछ एक लिक्विड ऐसे हैं मान लो कि जैसे 1 ग्राम इनिशियल ऐड करने से थोड़ा ही डिक्रीज़ होगा, और कुछ एक हमारे पास ऐसे हैं जो आपके पे ज़्यादा डिक्रीज़ होगा, ठीक है ना। तो वो के एफ बताता है आपको। इसके बाद हमारे पास है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना बच्चों, ठीक है ना। हर एक प्रॉपर्टी के अंदर लास्ट में हम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, एमएम ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, और वो इसी एक्सप्रेशन से निकल जाता है बच्चों, ठीक है ना। अगर आपके एग्जाम में आता है कि इन चारों में से कोई भी प्रॉपर्टी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आपको क्या करना है कि इनका फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना है अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के कर दो, चाहे मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल दिखा दो, ठीक है ना। तो आप इसमें वो पूछेगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, तो आप बताओगे क्योंकि ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल है या मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, एम की जगह पुट कर दो मोलालिटी की जगह आप क्या पुट करोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट ए, डब्ल्यू ए, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा टी एफ किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, के एफ इंटू में नंबर ऑफ मोल की जगह भी चेंज कर दो, गिवन मास, ठीक है ना, डिवाइड बाई मोलर मास बी, ठीक है ना। एम बी आपको निकालना है और डब्ल्यू ए यहाँ पे आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में क्या करोगे बच्चों, डब्ल्यू ए एम ए को इधर रख लो और बाकी सारी चीज़ों को इधर ले आओ, यानी एम बी आपके पास बराबर आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, एम बी को इधर ले आओ, तो हमारे पास हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी, ठीक है ना। और ये हमारे पास डब्ल्यू ए इंटू में डेल्टा टी एफ, ठीक है ना, डेल्टा टी एफ। हर एक केस में आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे ये प्रॉपर्टी हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ऑलवेज मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना, डेल्टा टी एफ, ये ध्यान रखना आपको। यानी ये चारों प्रॉपर्टी जो है ना मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट की जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
कि सॉल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूलर मास जो सोल्यूट का है वो ज़्यादा आएगा अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम आएगी, ठीक है ना। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है इस फॉर्मूले में आप निकालोगे ना कि कितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया, तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट जो है ना वो कम आएगा, यानी कि आपको ध्यान में रखना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था बच्चों, और इसके कुछ एक एग्जांपल स्टडी कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास सी वाटर होता है, तो सी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लो होता है बच्चों नॉर्मल वाटर से, ठीक है ना। सी वाटर जो होता है ना इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना FP थोड़ा सा लो होता है नॉर्मल वाटर से, ठीक है ना। ये नॉर्मल H2O से क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो हमारे पास ये सी वाटर होता है ना ये एक सॉल्यूशन है, ना कि हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है ना। सॉल्यूशन है, इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं। और इसके बाद हमारे पास होता है कि जैसे मान लो हिली एरिया है, वहाँ पे आइस जो है ना रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, तो उस आइस को हटाने के लिए क्या कर देते हैं उनके ऊपर जो है ना साल्ट छिड़कते हैं, ठीक है। और वो सॉल्यूशन बन जाता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है और वो आपका मेल्ट हो जाती है आइस, ठीक है ना, सारी रोड से हट जाती है। बट उसका नुकसान ये है कि रस्टिंग हो जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि उसमें साल्ट हो गया, साल्ट इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है और वो उसको रस्ट कर देता है, ठीक है ना। साल्ट जो छिड़कते हैं वो क्या करेगा बच्चों, उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो कर देगा, यानी जिस टेम्परेचर के ऊपर पहले जो वाटर फ्रीज हुआ था ना रोड के ऊपर, तो अब जो है ना वो आपका उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, अब वो लो टेम्परेचर पे जाकर फ्रीज होगा। अगर वो लो टेम्परेचर आता है तो फ्रीज होगा, अदरवाइज जो इन्वायरमेंट टेम्परेचर है उसके ऊपर वो नॉर्मल फ्रीजिंग नहीं होती है बच्चों, ठीक है ना। और रोड से आपके पास आइस जो है हट जाती है। तो साल्टिंग इसको बोलते हैं, साल्टिंग ऑफ रोड, साल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है ना, साल्टिंग ऑफ आइस। ये भी आप घर पे करके देख सकते हो, साल्टिंग ऑफ आइस। जैसे आपने फ्रिज से आइस निकाला और उसके ऊपर नमक छिड़क देना, तो जितनी दूर में नमक होगा ना उतना एरिया जो है ना वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन चला जाएगा और उस टेम्परेचर पे फ्रीज नहीं होगा जिस पे वो आइस जो है ना फ्रीज हो रखी है, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपके पास पूरी प्रॉपर्टी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप को आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना, बहुत कुछ समझा होगा आप इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।